गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आपके सामने पेश करने जा रहा हूं क्वेश्चन सेट 12, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा जो लाटेस्ट वीडियो अपलोड हुआ है मेरे चैनल में MVTR 1966 के सब्जेक्टिव मैटर्स के ऊपर, तो मेरा मन में थोड़ा डाउट था कि आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, रेस्पॉन्स करेंगे कि नहीं, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो हमेशा MCQs के ऊपर रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो पास में है। तो लेकिन आपका कमेंट पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि जितना मैं क्यूरियस हूँ सब्जेक्टिव मैटर के ऊपर, आप लोग भी उतना ही क्यूरियस है। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो मेरा पढ़ाई का स्टाइल है, मैं हमेशा सब्जेक्टिव मैटर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ऑब्जेक्टिव मैटर्स के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारे चीज़ छूट जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर्स में सब चीज़ कवर होता है। तो आपका जो कमेंट पढ़ते हुए मेरे को इंस्पिरेशन ज़रूर मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीज़ें बहुत सारे मेरे दिमाग में है, मतलब आगे का रोड मैप के लिए बहुत सारा आइडिया है कि किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कौन सा टॉपिक को चूज करूं। जैसे रेस्क्यू रूल के ऊपर कुछ वीडियो मेरे को ज़रूर बना है, रेस्क्यू रूल को कवर करना है। CMR 2017 CMR के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का बहुत मन है। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस अभी तक हो चुका है, उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस के ऊपर वीडियो बनाने को मेरा दिमाग में है। माइंस एक्ट को पूरा डिटेल में, मतलब हर सेक्शन में क्या बोला है, पूरा टोटल मैटर कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। फोरमैन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सेट बनाने के लिए कुछ दोस्त मेरे को रिक्वेस्ट भेजे थे, कमेंट में लिखे थे, तो मैं उनको भी वादा किया हूँ कि फोरमैन रिलेटेड कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन सेट पहुंचाऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों, फोरमैन रिलेटेड एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिर्फ मैनेजमेंट को अगर हम लोग हटा दें तो बाकी जितना चीज़ है, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, सर्कुलर, सभी चीज़ एप्लीकेबल होता है फोरमैन एग्ज़ाम के लिए भी। ऐसा नहीं कि मतलब ये फोरमैन एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन सेट्स नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा खाली मैनेजमेंट को हटा दीजिए, बाकी चीज़ आपके लिए भी अप्लीकेबल है। फिर भी आपका रिक्वेस्ट को सम्मान देते हुए मैं फोरमैन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपके पास ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर अपडेट्स आपके पास जल्द ही जल्द पहुंचे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। दूसरा चीज़, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि टाइम कंस्ट्रेंट तो हमेशा रहता है, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है उतना वीडियो बनाने के लिए। फिर भी काम तो करना है, 24 आवर्स के बीच में ही सब लोग सब कुछ कर लेते हैं, उतना टाइम के बीच में ही टाइम निकाल के मेरे को वीडियो बनाना होगा, और ये सब जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम पास में है तो उससे पहले अगर वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपको भी मतलब अच्छा खासा मिल जाएगा मटेरियल थोड़ा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो वो सब चीज़ दिमाग में है, आप लोग मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो के बनाने के दौरान कभी कभी मुंह से कुछ उल्टा सीधा भी निकल जाता है, मतलब कुछ गलत चीज़ हो सकता है, निकल सकता है, कुछ गलत आंसर में बोल दिया होगा। ऐसा तो जानबूझ के मैं करता नहीं हूँ, लेकिन फ्लो में कुछ कुछ अगर कहीं पे कुछ गलती हो जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो मेरे को ज़रूर माफ़ कीजिए। उसके लिए मैं क्वेश्चनेबल हमेशा रहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि सही चीज़ आपके पास हमेशा पहुँचाने के लिए, जो कि आपको एग्ज़ाम में मददगार हो। तो ये सब चीज़ के बीच हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेट, जिसमें कि लगभग 20 या 22 तो क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन there should have at least dash person having practical experience in any metalliferous mines। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में मिनिमम कितना मेंबर का कोई भी मेटलफेरस माइंस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना जरूरी है? ऑप्शन क्या है? 5%, 2%, 3%, नॉन ऑफ दिच। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले आप बताइए, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग तो ज़रूर पढ़ाई किए होंगे बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। उसका सही आंसर है 3%, ऑप्शन सी। क्यों 3 हुआ? दोस्तों, हम लोग रेगुलेशन 11 में बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो रेगुलेशन 11 में क्या बोलता है कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में कितना मेंबर्स रहते हैं? टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं, और 6 में से
जो चेयरमैन कौन रहता है, CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, उसका चेयरमैन रहते हैं। उनको छोड़ के बाकी 5 मेंबर्स रहते हैं। वो 5 मेंबर का टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए माइनिंग डिसिप्लिन में, ये बोलता है रेगुलेशन 11। 5 आदमी का टेक्निकल क्वालिफिकेशन रहना चाहिए माइनिंग में, और उसी 5 में से मिनिमम 3 मेंबर का प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी मेटालिफेरस माइंस में। वो ये हो गया 3 आदमी, बाकी बचे कितना, और 2। और उस दोनों में से मिनिमम एटलीस्ट एक मेंबर का मतलब मतलब उनका काम ये होना चाहिए कि किसी भी डिग्री लेवल का इंस्टीट्यूशन में वो एज ए प्रोफेसर काम करने से भी चलेगा, या फिर माइनिंग रिसर्च में एंगेज अगर हैं तो भी चलेगा। तो क्या हो गया, टोटल 6 मेंबर हैं। जो CIM है वो है चेयरमैन, और बाकी जो 5 बच गए, 5 में से सभी का क्वालिफिकेशन माइनिंग डिसिप्लिन में टेक्निकल क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, और उसमें से 3 मेंबर्स मिनिमम उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मेटल फेरस माइंस में, जो कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है जिसके बारे में। और जो 2 बच गए, उस दोनों में से मिनिमम एक मेंबर कोई भी डिग्री लेवल का इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर का हिसाब से काम करते रहना चाहिए, या फिर माइनिंग रिसर्च में एंगेज होना चाहिए। तो बाकी क्या क्या प्रोविज़न है उसको मैं थोड़ा शॉर्टली समराइज कर देता हूँ। और एक चीज़ है टर्म ऑफ मेंबर्स, मिनिमम उनका जो कोई भी अगर बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मेंबर होता है तो 3 साल के लिए, एक्सेप्ट चेयरमैन, चेयरमैन को छोड़ के। चेयरमैन तो CIM है, वो परमानेंट है। कोई भी बोर्ड 3 साल बाद जब फिर नया बोर्ड बनेगा तब भी वही चेयरमैन ही रहेंगे, CIM, जो भी CIM रहेंगे। लेकिन बाकी मेंबर्स का उनका टेन्योर ऑफ वर्क 3 साल के लिए। और क्या लिखा हुआ है उसमें, अगर 3 साल के बीच में अगर कोई मेंबर छोड़ के चला जाता है, बोर्ड में मतलब रिजाइन कर देता है, तो उनके जगह पे जो अपॉइंट होंगे वैकेंसी फिलअप के लिए, वो फिर रिमेनिंग पीरियड के लिए वर्क करेंगे। यानी कि अगर 2 साल एक मेंबर काम किया और रिजाइन दे दिए तो 1 साल बचा, तो जो भी अपॉइंट होंगे उनको वैकेंसी फिलअप करने के लिए, और नेक्स्ट जो और 1 साल बच गया उतना टाइम तक वो काम करेंगे एज ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। उसमें और रेमुनरेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा, ये चीज़ लिखा हुआ है। कोई भी इंस्पेक्टर जो नॉमिनेटेड होंगे CIM के द्वारा, वो सेक्रेटरी के हिसाब से उस काम करेंगे। तो उनका काम क्या होगा सेक्रेटरी का, वो मीटिंग का नोटिस भेजेंगे कितना दिन से पहले, 10 दिन से पहले। कोई भी अगर मीटिंग होता है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का, तो जो मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है ना, कहाँ होगा, कब होगा, टाइम एंड प्लेस ये सब मेंशन करके, वो 10 दिन पहले दिया जाता है। कौन देता है, सेक्रेटरी देता है। सेक्रेटरी कौन है, अन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड बाय CIM। और इनके सब अर्जेंसी का, कोई अगर अर्जेंसी ऐसे आ गया उसके अभी मीटिंग करना है, तो 2 दिन पहले से भी देने से भी चलेगा। ये सब चीज़ डिस्कस किया गया है। फिर डिस्कस किया गया है कोरम के ऊपर। कोरम मतलब क्या, मिनिमम कितना मेंबर होने से मीटिंग होगा। तो उसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन, मतलब सब कम से कम 3 मेंबर चेयरमैन को मिला के अगर रहेंगे मीटिंग में प्रेजेंट, तब जाके मीटिंग होगा, कोई भी बिजनेस कंडक्ट होगा, ट्रांजैक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ और भी बहुत सारे चीज़ें थोड़ा समराइज कर दे रहा हूँ। जैसे और भी लिखा गया है कि पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से भी मीटिंग हो सकता है। जैसे हम लोग फिजिकली मीटिंग करते हैं, पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से भी मीटिंग हो सकता है। कोई भी चीज़ को अगर डिस्कस करना है इशू के बारे में, तो सबको पेपर सर्कुलेट कर दिया जाएगा, बोलेगा कि आपका व्यू भेजिए, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। तो ऐसे भी मीटिंग हो सकता है। लेकिन अगर एटलीस्ट 2 मेंबर या उससे ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये सब फिजिकल मीटिंग करके ही हम लोग डिस्कस करेंगे, तब उनको कंसीडर किया जाएगा। यानी कि पेपर सर्कुलेशन में नहीं होगा, लेकिन कम से कम 2 या उससे ज़्यादा मेंबर रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो मीटिंग कितना होगा, एटलीस्ट 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन, और एटलीस्ट 2 मेंबर्स और मोर अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि मीटिंग को फिजिकली करना है, पेपर सर्कुलेशन से नहीं, तो वो भी कंसीडर किया जाएगा। ऐसे और भी लिखा गया है कि डिसीजन ऑफ मेजोरिटी के बारे में, कि अगर कोई डिस्कस हो रहा है तो वोटिंग ओपिनियन नहीं आ जाता है ना, आपका क्यों क्या व्यू है, आपका क्यों भी क्या व्यू है। तो जो जो डिस्कस किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा व्यू जिसमें है उसको कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए एक इश्यू डिस्कस हो रहा है, 2 आदमी बोल रहे हैं नहीं इसको ऐसे करेंगे, और 2 आदमी बोलेंगे नहीं इसको इससे करेंगे, तो मेजोरिटी जिनका होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और इन केस इक्वल नंबर ऑफ ओपिनियंस, अगर
मान लीजिए टोटल 4 मेंबर प्रेजेंट है, 2 आदमी बोल रहे हैं इसको करेंगे, 2 आदमी बोलेंगे नहीं इसको करेंगे, तो सेम हो गया ना, मेजोरिटी तो मिला नहीं। उस केस में कास्टिंग वोट होता है। ये सब प्रोविजंस है। ओके, व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ विजुअल एक्विटी विथ और विदाउट ग्लास फॉर सरफेस वर्कर? इसका मतलब क्या हुआ? विजुअल एक्विटी मतलब क्या हुआ? विजुअल एक्विटी मतलब जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग कहीं पे ज्वाइनिंग जब करते हैं उससे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर आईएमई पीएमई का प्रोविजन तो है ही रूल में। तो क्या है कि उस टाइम में आई टेस्ट किया जाता है, मतलब आपका आंख ठीक है कि नहीं, वो होता है विजुअल एक्विटी। तो विजुअल एक्विटी का क्या प्रोविजन है? ऑप्शन क्या है? ईच आई 6/6, ईच आई 6/18, ईच आई 6/9, ईच आई 6/12। तो दोस्तों हम लोग जैसे जानते हैं फॉर्म पी के हिसाब से, फॉर्म पी में क्या है? मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, उसके हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। पी भी है, P1 भी है। P1 के हिसाब से आईएमई होता है, पीएमई होता है पी के हिसाब से। ये तो आप सब हम सब जानते हैं। तो उसमें ये सब मेंशन किया गया है कि विजुअल एक्विटी कितना होगा, लेकिन उसमें सफिशिएंट डाटा नहीं था जब माइन रूल बना था 1955 में। उस टाइम में सफिशिएंट डाटा नहीं था। बाद में वो सब सप्लीमेंटेड हुआ एक डीजीएमएस सर्कुलर के माध्यम से। कौन सा सर्कुलर? डीजीएमएस लेजिस्लेटिव सर्कुलर 14 ऑफ 1972। 1972 में एक डीजीएमएस सर्कुलर इशू हुआ, जिसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था मैं बता देता हूँ। जो माइन रूल का जो फॉर्म सब है ना, फॉर्म MNO मतलब ए से लेके यू तक, फॉर्म पी और P1 में मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस है। तो उसमें उसमें सिर्फ बेटोराय और साय के बारे में डिस्कस किया गया था। लेकिन जो नया सर्कुलर आया उसमें क्या लिखा गया? पहले अंडरग्राउंड का बात कर लेते हैं। अंडरग्राउंड में लिखा कि अगर आपका दोनों आँख ठीक है तो आपका जो विजुअल एक्विटी कितना होना चाहिए? 6/9 होना चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए कोई किसी एक आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है ना, थोड़ा मेरा राइट साइड का आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसे अगर कंडीशन है तो एक आंख 6/6, एक आंख 6/12 होने से भी चलेगा। ये हो गया अंडरग्राउंड केस में। तो अगर दोनों आंख सही है तो विजुअल एक्विटी कितना होना चाहिए? 6/9। अगर थोड़ा किसी एक आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है तो 6/6 एक आंख होने से चलेगा, दूसरा आंख 6/12 होने से भी चलेगा। मतलब और साय का बात कर रहे हैं। ओपन कास्ट माइंस में ऐसा प्रोविजन क्या है? अगर आंख थोड़ा ठीक ठाक है दोनों, तो 6/12 होने से चलेगा, ये मिनिमम होना चाहिए। अगर किसी आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है तो एक आंख 6/9 होने से चलेगा, दूसरा आंख 6/18 होने से चलेगा। समझ गए बात को? अंडरग्राउंड के लिए क्या प्रोविजन है? अगर दोनों आंख ठीक है तो 6/9। ओपन कास्ट के लिए 6/12। अगर किसी आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है तो क्या प्रोविजन है? अंडरग्राउंड के लिए 6/6 एक आंख होने से चलेगा और 6/12 एक आंख होने से चलेगा। और ओपन कास्ट में 6/9 होने से चलेगा और 6/18 होने से चलेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि मैं क्या बोला, सरफेस वर्कर के लिए ओपन कास्ट के लिए ईच आई शुड बी 6/12। अगर दोनों आंख ठीक है तो 6/12, और तो एक आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है तो 6/9, या फिर एक आंख और दूसरा आंख 6/18 होने से भी चलेगा। समझ गए मेरे बात को? इसको थोड़ा याद कीजिएगा। विजुअल एक्विटी सरफेस वर्कर के लिए क्या है, बिलो ग्राउंड वर्कर्स के लिए क्या है। बिलो ग्राउंड वर्कर्स के लिए 6/9 अगर दोनों आंख ठीक है तो, नहीं तो 6/6, 6/12, मतलब किसी आंख का ये दोनों में से चलेगा। ओपन कास्ट के लिए 6/12 दोनों आंख अगर ठीक है तो, नहीं तो 6/9, 6/18। ओके, डैश मीन्स ए पर्सन possessing a manager certificate appointed in writing by the owner, agent or manager to assist the manager in the control, management and direction of the mine, and who takes rank immediately below the manager. एजेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कंपिटेंट पर्सन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से किसका मतलब यह है कि वो एक पर्सन है जिनके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है और वो अपॉइंटेड होते हैं ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा राइटिंग में, और उनका काम क्या है? असिस्ट करना मैनेजर को कंट्रोल, मैनेजमेंट, सुपरविजन, डायरेक्शन में। उनका क्या है? वो है असिस्टेंट मैनेजर। जैसे हम लोग जानते हैं असिस्टेंट मैनेजर का पास कोई भी सर्टिफिकेट होने से चलेगा, फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, लेकिन वो मैनेजर का नीचे रहते हैं और उनको असिस्ट करते हैं कंट्रोल, मैनेजमेंट और डायरेक्शन में, सुपरविजन में नहीं। ओके, सुपरविजन में असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर को असिस्ट नहीं करते हैं, वो सेपरेटली करते हैं। कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन में असिस्ट करते हैं, और उनके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास नहीं लिखा है। असिस्टेंट मैनेजर के पास कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है, लेकिन
वो असिस्टेंट मैनेजर, जब तक मैनेजर के उस रूप में उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है, वो असिस्टेंट मैनेजर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए पूरा डिटेल में क्या क्या प्रोविजन है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर भी आप लोग देख लीजिए और आंसर बताइए। If minimum 2 members requested to conduct meeting to discuss matter instead of paper circulation, then it will be considered. Terms of all members of Board of Mining Examination is 3 years. Remuneration of members of Board of Mining Examination is to be fixed by central government. All the above, none of these. तो क्या आंसर है इसका, आप ही बताइए। अभी अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं उसको, रेगुलेशन 11 में क्या क्या लिखा है पूरा सब चीज़ मैं समराइज करके आपको बता दिया हूँ। हो सकता है एक दो पॉइंट छूट गया हो, क्योंकि जितना मेरे को याद था बता दिया। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द गलत आंसर, मतलब गलत ऑप्शन। आंसर सही है ये इस क्वेश्चन का, लेकिन ऑप्शन गलत है। ये बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड गलत ऑप्शन है। ऑल मेंबर्स का जो टेन्योर होता है, टर्म ऑफ ऑफिस होता है, 3 साल नहीं होता है। सबका होता है, सीआईएम का नहीं होता है। मैं पहले उस टाइम में भी बोला था कि सीआईएम का जो टर्म 3 साल नहीं रहता, वो तो परमानेंट है। कोई भी सीआईएम होगा वही चेयरमैन होगा बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का। लेकिन उनको छोड़ के जो बाकी मेंबर, जो और जो 5 मेंबर बच गए, उनका जो टर्म ऑफ मेंबरशिप वो 3 साल के लिए होता है। इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट रॉन्ग ऑप्शन फॉर रिलेटेड विथ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। समझ गए इस क्वेश्चन को क्यों ऑप्शन बी गलत हुआ? बाकी दो चीज़ ठीक है, 2 मेंबर्स से मिनिमम 2 मेंबर अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पेपर सर्कुलेशन के माध्यम से नहीं, फिजिकल मीटिंग होगा। ओके, फॉर्म आईवीसी इज गिवन इन केस ऑफ एक्सीडेंट एज पर रेगुलेशन 9, हुई स्टेटमेंट इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग? It is to be given within 15 days of accident. It is to be given to CIM only. It is to be given within 15 days of injured person returning to duty. It is to be given to CIM, RIM, DM and Inspector of Mines Medical. Both B and C, both B, C, D. तो कौन सा ऑप्शन सही है? फॉर्म आईबीसी रिलेटेड, फॉर्म आईबीसी नोटिस ऑफ एक्सीडेंट रेगुलेशन नंबर 9 याद आ रहा है ना? एमएमआर का बात बोल रहा हूँ दोस्तों। रेगुलेशन नंबर सिर्फ चेंज हो जाता है, मतलब होता है, लेकिन जो प्रोविजन सेम रहता है, सीएमआर हो एमएमआर हो। कुछ कुछ चीज़ अलग है, नो डाउट, लेकिन ये नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के लिए तो सेम ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ई इज द करेक्ट। ऑप्शन ई सही है। बी एंड सी ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सब गलत है। फॉर्म आईबीसी सिर्फ सीआईएम को दिया जाता है, आईबीए दिया जाता है सीआईएम, आरआईएम, डीएम, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। लेकिन इस ये फॉर्म आईबीसी नहीं दिया जाता है, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता है। सॉरी, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को नहीं दिया जाता है, और नोटिस ऑफ डिजीज केस में दिया जाता है। तो आईबीसी रिलेटेड ऑप्शन बी एंड सी सही है, कि जब इंजोर्ड पर्सन रिटर्न करता है ड्यूटी को, जब भी वो रिटर्न करता है, मान लीजिए वो इंजोर्ड हो गया कोई एक्सीडेंट में, तो मान लीजिए 1 साल के लिए वो एब्सेंट रहा, जब भी वो रिटर्न करेगा ड्यूटी, उस ड्यूटी ज्वाइन करने का 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म आईबीसी में हमको नोटिस देना पड़ता है। किसको? सीआईएम को, कि वो जो इंजर्ड पर्सन था उस एक्सीडेंट में, जो उसका इंजरी हुआ था, वो ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। बाकी क्या प्रोविजन है रेगुलेशन 9 में, वो तो आप लोग जानते हैं कि इमीडिएटली आरआईएम को इन्फॉर्म करना है, 24 आवर्स में आईबीए देना है, ये सब तो आप लोग जानते हैं। ओके, आज पर रेगुलेशन 3, इन केस ऑफ नोटिस ऑफ ओपनिंग फॉर्म 1 शाल बी अकम्पनीड बाय ए प्लान शोइंग डैश। मतलब रेगुलेशन 3 के हिसाब से हम जो नोटिस ऑफ ओपनिंग देते हैं फॉर्म 1 में, फर्स्ट शेड्यूल का, एमएमआर का, तो उसमें और क्या क्या चीज़ उसमें अकम्पनीड होता है, उसके साथ और क्या क्या चीज़ हमको देना पड़ता है। प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस फीचर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड, बाउंड्री ऑफ द माइन, शाफ्ट और ओपनिंग ऑफ द माइन, ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर, ऑल द अबव, ओनली ए सी डी ई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? रेगुलेशन 3 याद कीजिए, नोटिस ऑफ ओपनिंग। ऑप्शन जी इज द करेक्ट आंसर।
ए सी डी ई सही है, बी सही नहीं है। बी में क्या लिखा है, नंबर्स ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी अफेक्टेड। ये कब दिया जाता है, जब अबैंडन करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं माइंस को, तब दिया जाता है। अगर आप लोग डिसकंटिन्यू करेंगे माइंस को तो कितना आदमी अफेक्ट होंगे, कितना आदमी का नौकरी चला जाएगा, कितना आदमी का रोजगार बंद हो जाएगा। तो ये सब नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट और डिसकंटिन्यूस में दिया जाता है। ओके, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू एंटर विदाउट वेयरिंग प्रॉपर पीपीज टू एन एरिया वेयर नॉइज लेवल एक्सीड डैश। कोई भी आदमी को किस जगह, जिस जगह पे कितना नॉइज लेवल से एक्सीड होने से विदाउट पीपी अलाउ नहीं किया जाएगा। 90 dB, 85 dB, 115 dB, 140 dB। क्या है इसका आंसर? मतलब विदाउट पीपी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा उस एरिया को घुसने के लिए, कितना डीबी से एक्सीड होने से नॉइज लेवल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 115 डीबी, जो कि ऑप्शन सी में है। इसको थोड़ा मैं और डिटेल में बता देता हूँ। 85 डीबी होने से वो वार्निंग लिमिट पहुँच गया, तो 85 डीबी हो गया वार्निंग लिमिट। मतलब वो वार्निंग दे रहा है कि आपका एरिया अभी थोड़ा डेंजर होने को है। 90 डीबी पहुँच जाएगा तो हो गया डेंजर लिमिट, मतलब आपका एरिया अभी डेंजर है, आपका जो हियरिंग इशू आ सकता है उसमें अगर आप लोग काम करेंगे तो, इतना हाई नॉइज एरिया है वो। 115 डीबी होगा तो विदाउट पीपी उस एरिया को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन है। 115 डीबी विदाउट वेयरिंग पीपी वी शुड नॉट अलाउ एनी पर्सन टू एंटर द एरिया, 115 डीबी। और 140 डीबी होने से हम किसी भी आदमी को वहाँ पे अलाउ ही नहीं करेंगे काम करने के लिए। ओके, ये सब प्रोविजंस है। 80 डीबी हो 85 डीबी हो गया वार्निंग लिमिट, 90 डीबी हो गया डेंजर लिमिट, 115 डीबी हो गया तो विदाउट पीपी, विदाउट वेयरिंग पीपी हम किसी आदमी को अलाउ नहीं करेंगे। 140 डीबी होगा तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे, चाहे वो पीपी वेयर करे ना करे, जो भी वहाँ पे किसी आदमी को अलाउ ही नहीं है। 140 डीबी हो जाएगा तो। ओके, तो इसमें 4 क्वेश्चन मैं बता दिया। देखिए 85 डीबी हो गया, 85 डीबी वार्निंग लिमिट, 90 डीबी डेंजर लिमिट, 115 dB without wearing PP we should not allow any person to enter the area, 140 dB we should not allow any person। okay, क्वार्टरली रिटर्न इज टू बी सबमिटेड ऑन और बिफोर। क्वार्टरली रिटर्न हमको कब भेजना पड़ता है? ये तो कौन सा रेगुलेशन का प्रोविजन है? रेगुलेशन 4, ये तो सब लोग जानते हैं, मैं एमएमआर का बात कर रहा हूँ। रेगुलेशन 4, 20th डे ऑफ फेब्रुआरी एवरी ईयर, 10th डे ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, 20th डे ऑफ अप्रैल, जून, अक्टूबर एंड जनवरी, 20th डे ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। कब हमको देना पड़ता है क्वार्टरली रिटर्न? दोस्तों एमएमआर सीएमआर में रेगुलेशन का नंबर ही फर्क हो सकता है, प्रोविजन बहुत सारे चीज़ सेम ही है। कुछ कुछ अलग है, जो कि कोल के लिए अलग है, मेटल के लिए अलग है, लेकिन प्रोविजन सेम है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 20th डे ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर को हमको देना पड़ता है। जैसे क्वार्टर मतलब ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना का होगा तो अप्रैल 20 तारीख से पहले देंगे। अप्रैल, मई, जून 3 महीना हो गया तो जुलाई 20 तारीख को पहले देंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना एक क्वार्टर हो गया तो अक्टूबर 20 से पहले देंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना हो गया तो जनवरी 20 से पहले देंगे। तो ये सब प्रोविजंस है। ओके, A new mine foreman joined in a mine on first day of January. Which statement is true among the following? एक नया माइंस फोरमैन एक माइंस में ज्वाइन किया फर्स्ट डे ऑफ जनवरी को, मतलब जनवरी 1 तारीख को ज्वाइन किया। तो इस जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फॉर्म 1 इज टू बी सबमिटेड टू CIM विद इन 7 days, फॉर्म 2 इज टू बी सबमिटेड टू CIM एंड RIM विद इन 7 days, फॉर्म 1 इज टू बी सबमिटेड टू CIM एंड RIM विद इन 7 days, नॉन ऑफ दीज। कौन सा होगा सही आंसर? नॉन ऑफ दीज होगा। क्यों हुआ इसका आंसर नॉन ऑफ दीज? दोस्तों हम लोग रेगुलेशन 8 में क्या पढ़े? रेगुलेशन 8 एमएमआर का क्या बोलता है कि कोई भी न्यू अपॉइंटमेंट या टर्मिनेशन होता है तो 7 दिन के अंदर शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल का फॉर्म 1 में CIM एंड RIM को इन्फॉर्म देना पड़ता है, फॉर्म 1 में। लेकिन किसके लिए? एजेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, सर्वेयर, इंजीनियर, ये सब लोगों के लिए। फोरमैन कोई ज्वाइन करेगा तो उसके लिए फॉर्म 1 देना जरूरी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। समझ गए क्यों होगा नॉन ऑफ दिस? बाकी जो ऑप्शन दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये तो ट्रिक है बाबा, समझ गए ना।
एजेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, सर्वेयर, इंजीनियर, ये लोगों के लिए ही फॉर्म 1 सबमिट करना पड़ता है, उनका अपॉइंटमेंट के टाइम में भी, टर्मिनेशन के टाइम में भी। कोई फॉरमैन, माइनिंगमेंट, ब्लास्टर, ये सब के लिए ये सब जरूरी नहीं है। ओके, आज पर रेगुलेशन 45 व्हिच इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, रेगुलेशन 45 के हिसाब से इनमें से कौन सा ड्यूटी असिस्टेंट मैनेजर का नहीं है। ही शैल केयरफुली एग्जामिन एवरी ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ द माइन और पार्ट देयर ऑफ प्लेस्ड अंडर हिज चार्ज, अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन इन माइंस। In the absence of the manager, assistant managers or underground managers shall have the same responsibility as the manager. All the above, only A and C, only B and C. कौन सा ड्यूटी असिस्टेंट मैनेजर का नहीं है? हम लोग पढ़े हैं ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर रेगुलेशन 45 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग ऑप्शन। ओके, असिस्टेंट मैनेजर के ड्यूटी फॉर जो ऑप्शन बी में है वो असिस्टेंट मैनेजर का ड्यूटी नहीं है। कॉम्पिटेंट पर्सन को कौन अपॉइंट करता है? मैं इसमें मैनेजर अपॉइंट करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करे, वो उनका काम नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड रॉन्ग ऑप्शन फॉर इन रिलेशन विथ असिस्टेंट मैनेजर्स ड्यूटी। समझ गए? बाकी जो ए और सी में है वो असिस्टेंट मैनेजर का काम है। ओके, लेकिन ऑप्शन बी में जो लिखा है कि अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन इन माइंस, कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करना माइंस में असिस्टेंट मैनेजर का ड्यूटी नहीं है। तो ये किसका ड्यूटी है? ये ड्यूटी है मैनेजर का ड्यूटी। हम लोग पढ़ते हैं ना डेफिनेशन में, ये सब डेफिनेशन का क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे, डेफिनेशन का क्वेश्चन है। रिटायरमेंट एज ऑफ मैनेजर्स एंड ऑफिशियल एक्सेट्रा इज डिस्कस्ड इन व्हिच रेगुलेशन, कौन सा रेगुलेशन में मैनेजर्स एंड ऑफिशियल का रिटायरमेंट एज के बारे में डिस्कस किया गया है? रेगुलेशन 63, रेगुलेशन 31, रेगुलेशन 16, रेगुलेशन 34। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है? ये तो आपको जरूर मालूम होगा, बता भी देंगे, मेरे को मालूम है। इसका सही आंसर है रेगुलेशन 31। 31 में रिटायरमेंट एज फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिशियल के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या है रिटायरिंग है? 60 ईयर्स। 60 ईयर्स होने के बाद वो रिटायर होंगे और इसके बाद भी वो अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन उनको मेडिकल फिटनेस ऑफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ओके, तो 60 साल में वो लोग रिटायर होते हैं। इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? रेगुलेशन 31 में, रिटायरमेंट एज फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिशियल। ओके, combination of likelihood of a specific unwanted event and the potential consequence if it should occur is called dash। likelihood और consequence का combination को हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्क कंट्रोल, रिस्क रेटिंग, रिस्क हजार्ड। क्या होगा इसका आंसर? ये डीजे में सर्कुलर रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी ऐसा जनरल, मतलब तो जनरल नॉलेज में भी तो ये सब चीज़ है, लेकिन सर्कुलर में है। इसका सही आंसर है रिस्क। रिस्क मतलब लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का मल्टीप्लिकेशन है। लाइक्लीहुड क्या है? देखिए, पहले मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा समराइज कर देता हूँ। हजार्ड मतलब सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, जहीं से हमको कुछ चोट लग सकता है, कुछ इंजुरी हो सकता है, उसको बोलते हैं हजार्ड। ओके, रिस्क क्या है? उस हजार्ड से एक्सीडेंट होने का चांस कितना है, वो हो गया लाइक्लीहुड, मतलब कितना चांस है होने का। और कॉन्सिक्वेंस मतलब अगर हुआ तो क्या होगा? डेथ होगा, सीरियस बॉडी इंजरी होगा, रिपोर्टेबल इंजरी होगा, माइनर इंजरी होगा, क्या होगा? वो हो गया कॉन्सिक्वेंस। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस को, वो हो गया रिस्क। रिस्क रेटिंग क्या है? रिस्क रेटिंग मतलब ये कौन सा रिस्क में आ रहा है, मतलब मॉडरेट रिस्क में है, हाई रिस्क में है, वेरी हाई रिस्क में है, या लो में है। इसको फिर कलर के हिसाब से भी कैटेगराइज किया जाता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सब किया जाता है रिस्क रेटिंग में। रिस्क कंट्रोल क्या है? रिस्क कंट्रोल है कि हम क्या एक्शन प्लान बनाएंगे उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको रिस्क को घटाने के लिए, वो हो गया रिस्क कंट्रोल। ये सब, इसके बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS, उसके ऊपर मेरा एक दिमाग में है कि एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सब थोड़ा टाइम नहीं होता है, लेकिन अच्छा अच्छा चीज़ मेरा दिमाग में है, ये ज़रूर मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। आप इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़रूर देखें, आपका वैल्यूएबल कमेंट मेरे पास पहुंचाइए, ताकि मेरे को और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको, मतलब नया नया स्टाइल का वीडियो, नया नया टॉपिक के ऊपर, नया नया कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो SMS सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के ऊपर मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। उस टाइम में ये सब चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हीरा, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट
कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे कंट्रोल करेंगे, रिस्क कंट्रोल का क्या है, जैसे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पीपी, कितना परसेंट से रिस्क कम होगा, ये सब चीज़ हम उस टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? रिस्क। रिस्क मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसमें कितना पोटेंशियल है क्या कॉन्सिक्वेंस करने के लिए। उसमें आदमी का डेथ हो जाएगा, सीरियस बॉडी इंजरी होगा, या फिर रिपोर्टेबल इंजरी होगा, माइनर इंजरी होगा, क्या होगा, ये सब हो गया रिस्क। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटिफाइड डिजीजेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा डिजीज एक नोटिफाइड डिजीज नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? सिलिकोसिस, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, मेसोथेलियोमास, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, नॉन ऑफ दिच। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? टोटल कितना नोटिफाइड डिजीज नोटिफाइड हुआ है? टोटल 8 तो हुआ है। ओके, पहले 5 था, इसका सही आंसर नॉन ऑफ दीज होगा, सभी नोटिफाइड डिजीज है। इसके बारे में मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। टोटल 8 तो नोटिफाइड डिजीज नोटिफाइड हुआ है, पहले 5 था 10th एनएससी के बाद, 10 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बाद, फिर बाद में 3 ऐड हुआ। हालांकि 5 तो प्रपोज हुआ था ऐड होने के लिए, लेकिन 3 एक्सेप्ट हुआ। तो टोटल कितना हुआ? पहले 5 था, बाद में 3 हुआ 10th एनएससी के बाद, टोटल 8 हो गया। क्या क्या है? सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप, कैंसर ऑफ लंग्स, स्टोमक, प्लूरिया, पेरिटोनियम, जिसको भी मेसोथेलियोमास भी बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस। फिर बाद में क्या हुआ? नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। क्यों कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस? ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स। फिर लास्ट कितना हुआ? 7 हुआ ना? सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप, कैंसर ऑफ लंग, मेसोथेलियोमास जिसको बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, और एक क्या है? और एक है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। ये क्यों होता है? ड्यू टू रेडियम एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। टोटल 8 हो गया ना? सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप, कैंसर ऑफ लंग, स्टोमक, ये जो मेसोथेलियोमास, नेक्स्ट हो गया एस्बेस्टोसिस, ये हो गया 5। बाद में क्या हुआ? नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद केमिकल्स, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, DOT survey in mines is carried out under provisions of which regulation of MMR 1961? जो हम लोग डॉट सर्वे करते हैं ना, तो MMR 1961 का कौन सा रेगुलेशन का प्रोविजन के हिसाब से करते हैं? रेगुलेशन 124, रेगुलेशन 126, रेगुलेशन 127, रेगुलेशन 129, क्या है इसका सही आंसर? जो डॉट सर्वे हम लोग करते हैं उसी के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट पढ़ते हैं ना हम लोग, ऑप्शन ए, रेगुलेशन 124 के हिसाब से करते हैं। 119 में क्या है? प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर है, वो तो वहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है। चैप्टर कौन सा है? 12। चैप्टर 12 में पढ़ते हैं ना हम लोग, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस, वाटर, ये सब। 124 में प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, उसमें डस्ट सर्वे करने का प्रोविजन है, MMR का। रेगुलेशन 124। ऐसे भी आप, मैं तो एक चीज़ बता दिया, आप दूसरा चीज़ भी याद रखेंगे। और एक चीज़, हाँ, ये तो हो गया MMR के हिसाब से। CMR के हिसाब से कौन सा रेगुलेशन में ये प्रोविजन है? ये प्रोविजन है आई लव यू 143। रेगुलेशन 143 में आप देखेंगे तो प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट लिखा हुआ है, CMR का, CMR 2017 का, और MMR का रेगुलेशन 124। तो आप इसको जरूर याद रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हाँ, कौन सा रेगुलेशन में ये प्रोविजन है। नेक्स्ट बोल रहा है 12th NSC वाज हेल्ड ऑन, 12th NSC कब हुआ था? 12th NSC मतलब 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 26-27 दिसंबर 2020, 28-29 जनवरी 2020, 4th-5th जनवरी 2020, 2nd-3rd जनवरी 2020। तो कभी भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता है ना, 2 दिन के लिए होता है। अभी तक तो 2 दिन के लिए हमेशा हुआ है, 2 दिन के लिए होता है। तो 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? पहले आंसर बता देते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा मैं समराइज कर दूंगा। आंसर है ऑप्शन बी, 28-29 जनवरी 2020 को ही हुआ था। ओके दोस्तों, अभी तक टोटल 12 नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो चुका है, जो जिसमें कि पहला 4 हुआ था कलकत्ता में, और 5वें से लेकर 12 तक सब न्यू दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में ही हुआ है। तो दोस्तों, जो अप टू 8 नंबर 8 NSC तक जो चीज़ है वो इतना मतलब अच्छा ढंग से हुआ नहीं था। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो रिकमेंडेशन आया था उतना मतलब खास नहीं था,
लेकिन 9 से जो हुआ है, 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को कब हुआ था? 2000 को हुआ था न्यू दिल्ली में। कब हुआ था? 2000 को 2-3 फरवरी को। हाँ, सेकेंड 3 फरवरी 2000 को हुआ था 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। उसके बाद से ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन आए हैं। उसको आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें। 9, 10th, 11, 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 8 तक आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें उतना मतलब इम्पैक्टफुल रिकमेंडेशन नहीं हुआ था। लेकिन 9 से लेके 12 तक, 9, 10, 11, 12, 9th हुआ था 2000 को, फिर 2007 में हुआ 10th वाला, 2013 को हुआ था 11th वाला, 2020 को हुआ था 12 वाला, 28-29 जनवरी को हुआ था 12th में। 2013 में जुलाई में हुआ था, डेट मेरे को याद नहीं आ रहा है। 2007 में दिसंबर हुआ था, 26-27 को मेरे याद है। और 2000 फरवरी में हुआ था 9th वाला, 2-3 फरवरी को हुआ था। सब न्यू दिल्ली में। हाँ, पहला 4 हुआ था कलकत्ता में, फिर इसके बाद से सब न्यू दिल्ली में ही हुआ है, दिल्ली में। और 12 नंबर हुआ था जो क्वेश्चन पूछ रहा है जिसके बारे में, 28-29 जनवरी 2020 को हुआ था न्यू दिल्ली में। 11th 2013 को हुआ था जुलाई में। 10th वाला 2007 में हुआ था। 9th वाला हुआ था 2000 में। ये तो हो गया कब हुआ था, लेकिन वो उनका जो रिकमेंडेशन है, क्या क्या रिकमेंड उसमें किया गया था, उसको भी आप याद कीजिए। व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड विथ द बॉटम पार्ट ऑफ एम्बैंकमेंट इन हल रोड डिजाइन? बॉटम पार्ट ऑफ जो एम्बैंकमेंट का मतलब विथ मिनिमम कितना प्रेस्क्राइब किया गया है? नॉट लेस देन 1 मीटर, नॉट लेस देन 2.5 मीटर, नॉट लेस देन 3 मीटर, नॉट लेस देन 3.5 मीटर। क्या होगा आंसर? पहले आंसर बता देते हैं। अच्छा, एम्बैंकमेंट का मतलब क्या है? एम्बैंकमेंट का मतलब, देखिए पहले आंसर बता देता हूँ, फिर इसको थोड़ा मैं समराइज कर दूंगा। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए एम्बैंकमेंट का जो लोअर पार्ट है, बॉटम पार्ट है, उसका विड्थ। एम्बैंकमेंट मतलब क्या है दोस्तों? एक हॉल रोड डिजाइन के ऊपर डीजे में सर्कुलर आया था, उसमें क्लियरली मेंशन हुआ था कि कैसे डिजाइन करना है हॉल रोड को। उसमें क्या क्या प्रोविजन था, मतलब स्पीड में बता दे रहा हूँ। उसमें प्रोविज़न ये था कि जो हॉल रोड का विड्थ होगा, सबसे जो लार्जेस्ट व्हीकल इन द सेंस कि उस रोड में जो चल रहा होगा उसका विड्थ का 3 टाइम्स प्लस 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब मिनिमम मान लीजिए एक जो सबसे वाइडेस्ट मशीन चल रहा है 6 मीटर उसका विड्थ है, तो इसका 3 टाइम्स, 6 × 3 18 प्लस 5, 18×5 कितना? 23, 23 मीटर से कम विड्थ नहीं होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दिया, उस टाइप का आप कैलकुलेशन करेंगे। सेकेंड चीज़ बोला कि अगर उस हॉल रोड में कहीं पे बेंड्स है, मतलब कर्व्स है, मान लीजिए स्ट्रेट नहीं है, कहीं पे टर्निंग पॉइंट है, तो उस टर्निंग को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि जो जो सबसे बड़ा HMM उस हॉल रोड में चल रहा होगा 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा उसका 3 गुना मिनिमम क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर व्यू डिस्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो, नहीं समझे शायद? मेरे को पता है नहीं समझ पाए। इसका मतलब बता रहा हूँ। मान लीजिए हॉल रोड स्ट्रेट नहीं है, उसमें टर्निंग है, मतलब आपको टर्न लेना पड़ रहा है। उस टर्निंग को आप ऐसे डिजाइन करेंगे ताकि जो सबसे बड़ा डंपर नहीं, HMM कुछ भी हो सकता है, डंपर हो सकता है, कुछ दूसरा HMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी जो कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है। मान लीजिए डंपर 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जब चलेगा तो उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब क्या है? मान लीजिए 40 किलोमीटर पर स्पीड में चल रहा है, उसको अभी क्या एक अर्जेंसी आ गया, उसको तुरंत रखना पड़ेगा, मान लीजिए मतलब स्टॉप कर देना पड़ेगा डंपर को। तो क्या करेगा? पहले स्लो करेगा स्पीड को, फिर ब्रेक मारेगा। ऐसा तो नहीं कि ब्रेक मार दिया तो रुक जाएगा, तो गाड़ी पलटी मार जाएगा, ऐसा नहीं। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है, अभी उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी कि मतलब मान लीजिए उसको गाड़ी को रोकना है तो वो स्लो करके ब्रेक जो मारेगा, जहाँ उसका इंटेंशन हुआ कि मेरे को अभी गाड़ी रोकना है, और वो उसका जो स्लो करेगा फिर ब्रेक अप्लाई करेगा, जहाँ गाड़ी रुकेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा तो नहीं कि मार दिया ब्रेक तो तुरंत वहीं गाड़ी खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, कुछ डिस्टेंस तो कवर कर जाएगा। उस डिस्टेंस को बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। मतलब जहाँ ऑपरेटर का इंटेंशन हुआ कि गाड़ी को मेरे को रोकना है, वो जो भी किया, ब्रेक अप्लाई किया, गियर चेंज किया, फिर गाड़ी स्लो मोशन में आया, ब्रेक अप्लाई किया, जहाँ गाड़ी रुका वो होता है उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस। उसका 3 गुना जितना डिस्टेंस होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस का, वहाँ तक क्लियर व्यू होना चाहिए, मतलब ऑपरेटर को दिखना चाहिए, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। तो जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पे क्या होगा, बीच में डिवाइडर देके
उसको वन वे कर देंगे, मतलब एक साइड में जाएगा, एक साइड में रिटर्न, एक साइड में इनटेक, एक साइड में रिटर्न। तो वो जो दो डिवाइड कर देंगे रोड को, वन वे कर देंगे उसको, तो हर रोड का विड्थ कितना होगा, जो वाइडेस्ट मशीन है उसका 2 टाइम्स प्लस 3 मीटर। ओके, 2 टाइम्स प्लस 3 मीटर होगा एक साइड का रोड। तो दो रोड हो गया, तो बीच में जो डिवाइडर देते हैं उसको बोलते हैं एम्बैकमेंट, या फिर पैरापेट वाले भी बोलते हैं उसको, एम्बैकमेंट है उसका प्रॉपर वर्ड है एम्बैकमेंट। तो एम्बैकमेंट का क्या जो डायमेंशन है उसमें जो मेंशन किया गया है उसको हम लोग, मतलब एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसका बॉटम मोस्ट पाथ कितना होगा। जो डिवाइडर है ना, दो रोड हो गया, एक इनटेक, एक साइड में जाएगा, दूसरा साइड में रिटर्न होगा, क्योंकि उसमें क्लियर व्यू नहीं दे पा रहे हैं वो लोग 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस का। ओके, तो उसमें बोल रहा है कि रोड को डिवाइड कर देना पड़ेगा, एक साइड में जाएगा, दूसरा साइड में आएगा। जो बीच में जो डिवाइडर देंगे उसको बोलेंगे एम्बैकमेंट, जो कि ट्रापिजियम शेप में रहेगा। ट्रापिजियम शेप कैसे होता है, जैसे ऊपर वाला कम विड्थ का रहता है, नीचे वाला ज़्यादा विड्थ का रहता है, ऐसा होता है ना ट्रापिजियम शेप। फिगर आपका दिमाग में आ रहा है कि नहीं, मैं बता देता हूँ, देखिए इस टाइप का ट्रापिजियम से जो ऊपर वाला पोर्शन का विड्थ 1 मीटर से कम नहीं होगा, नीचे वाला पोर्शन का विड्थ 2.5 मीटर से कम नहीं होगा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। और उसका हाइट, जो सबसे बड़ा डंपर चल रहा है HMM चल रहा है, उसका जो टायर का हाइट से कम नहीं होगा, ये है उसका प्रोविजन। ओके, ये सब चीज़ उस सर्कुलर में दिया गया है जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बॉटम मोस्ट पार्ट कौन सा, समझ गए ना, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉटम मोस्ट पार्ट का विड्थ कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला फिगर में दिख रहा है आपको, 2.5 मीटर किसको बोल रहा है, ऊपर पार्ट उससे कम विड्थ है, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और इसका हाइट, जो सबसे बड़ा डंपर जो चल रहा है उसका, ये हो गया बॉटम मोस्ट पार्ट ना, उसका बड़ा जो टायर का हाइट से कम नहीं होना चाहिए, ये प्रोविजन दिया है उस सर्कुलर में। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, फिगर भी आपको बना दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा मतलब मदद मिल जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ्टी फीचर्स टू बी प्रोवाइडेड इन डंपर, इनमें से कौन सा सेफ्टी फीचर्स डंपर के लिए नहीं है। AVA, ऑडियो विजुअल अलार्म, रिटायर्ड ब्रेक, ऑटो डिपिंग स्विच, स्विंग मोटर ब्रेक। कौन सा सेफ्टी फीचर्स डंपर के लिए नहीं है वो। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग सेफ्टी फीचर्स इन मशीनरी वाला पढ़े हैं ना। इसका सही आंसर है स्विंग मोटर ब्रेक। स्विंग मोटर ब्रेक डंपर का नहीं है। स्विंग मोटर ब्रेक कहाँ लगता है, सोबेल में। स्विंग मोटर ब्रेक क्या होता है, जैसे मान लीजिए सोबेल का बूम रोटेट करता है ना 360 डिग्री, तो दोस्तों मान लीजिए इंजन बंद हो जाएगा, तो वो तो अलग है, इंजन पार्ट तो डीजल ऑपरेटेड है, लेकिन उसका जो बूम बकेट ये तो सब हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है ना, वो तो फंक्शन करेगा। ये तो फिर मतलब इंजन बंद हो जाएगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा जो ऑपरेटर बूम बकेट को, उस टाइम में स्विंग मोटर ब्रेक वो अप्लाई कर देगा, तो स्विंग को, जो बूम बकेट का स्विंग को वो कंट्रोल कर पाएगा, ये होगा स्विंग मोटर ब्रेक। AVA तो आप लोग जानते हैं डंपर में होता है, ऑडियो विजुअल अलार्म, जब रिवर्स करता है तो ट्यूं ट्यूं आवाज़ होता है और लाइट भी ब्लिंक्स होता है ताकि अलर्ट हो जाएगा आदमी जो पीछे भी खड़ा है। रिटायर्ड ब्रेक क्या है, जब ग्रेडियंट में डंपर चलता है तो सर्विस ब्रेक में अगर कंट्रोल करने को कोशिश करेंगे तो फिर पलटी मार जाएगा, होता नहीं है। तो रिटायर्ड ब्रेक अप्लाई करने से ऊपर जो ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन से कंट्रोल करता है, इसीलिए रिटायर्ड ब्रेक यूज करना चाहिए जब ग्रेडियंट में चल रहा है डंपर, क्योंकि वो जो टायर्स को कंट्रोल नहीं करता है, टायर को मूवमेंट को, रोटेशन को कंट्रोल नहीं करता, वो ट्रांसमिशन से कंट्रोल करता है, इसलिए वो रिटायर्ड ब्रेक यूज होता है। और ऑटो डिपिंग स्विच तो जानते हैं आप कि अगर जो हेड और डिपर का प्रोविजन है, कुछ कुछ ऑपरेटर नहीं करते थे, इसीलिए जो सामने से अगर कुछ गाड़ी आ रहा है उसका ड्राइवर का आई रिफ्रैक्शन ना हो, इसलिए ऑटो डिपिंग स्विच रहने से ऑटोमेटिक डिपिंग हो जाएगा। ओके, इन नो केस द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ लोएस्ट कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन फ्रॉम ग्राउंड इज डैश। ये CA 2010 रिलेटेड क्वेश्चन है। ओवरहेड लाइन अगर माइंस में जो जाता है उसका जो लोएस्ट कंडक्टर है उसका हाइट ग्राउंड से मिनिमम कितना मीटर ऊपर रहना चाहिए, मतलब मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड लोएस्ट कंडक्टर कितना होना चाहिए, 10 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। इसका सही आंसर है 12 मीटर। समझ गए ना क्या मैं बोल रहा हूँ। जो ओवरहेड लाइन जाता है, जो ऊपर में जाता है ना, ओवरहेड लाइन कंडक्टर्स जाता है, उसका और जो ग्राउंड का बीच में मिनिमम डिफरेंस। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज का क्वेश्चन सेट का। उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से डिस्कस कर पाया हूँ। तो जैसे मैं पहले से भी आपको वादा कर चुका हूँ कि जो मेरा विजन है, जो मेरा मतलब प्लान है कि आगे मैं रेस्क्यू रूल,
कोल माइंस रेगुलेशन, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, मैनेजमेंट, ये सब के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो बनाने का प्लान है, लेकिन थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एक के बाद मैं ज़रूर आपके पास ये सब चीज़ पहुंचाऊंगा। और ये सब चीज़ मेरे दिमाग में कैसे आया, पहले तो था ही, लेकिन जैसे आप लोगों का कमेंट मेरे पास पहुंचता है मैं इंस्पायर होता हूँ कि नहीं, मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो व्यूअर है, वो लोग, उनका डिमांड है ये सब देखने का। तो जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे के पास सब नॉलेज है, मैं सब जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूँ उतना आपके पास पहुँचाने का ये एक मतलब जरिया है ये सब वीडियो। क्योंकि आप लोगों को तो मैं ऐसे भी पहचानता नहीं हूँ, आप भी मेरे को क्यों पहचानते हैं, इतना सारा दुनिया में लोग हैं, आप थोड़ी, मैं कौन हूँ जो मेरे को पहचानेंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उसको मैं जो आपके पास पहुँचाने को कोशिश करता हूँ, तो मेरे को भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ, जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानना था, पढ़ाई किया था, वो आपके पास पहुँचाऊँ, मतलब पहुँचा पाया हूँ। तो ये एक मेरा हमेशा मेरे को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, एक मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन इससे मिलता है। यही है मेरा मकसद ये चैनल बनाने का। और मेरे को ये लगता है कि नहीं, जितना भी मैं आपको पहुंचा पा रहा हूं, आप उसमें खुश हो रहे हैं या फिर कुछ बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा ही मतलब ब्लेसिंग है। आप लोग कुछ अच्छे कमेंट देते हो, को मेरे को ब्लेस्ड फील होता है। तो ये मेरे को भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन का एक बात है, जो कि मतलब महसूस किया जा सकता है। बोलना तो ठीक है, लेकिन महसूस करना बड़ी बात है। तो दोस्तों, आपका जो भी एरिया आप इंटरेस्ट है, इसके ऊपर भी आप मेरे पास कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और मेरा तो रोड मैप आपको बता ही दिया कि मैं क्या प्लान किया हूं, आगे क्या क्या वीडियो बनाने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और आपका फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बेनिफिट हो रहे हैं वो लोग भी बेनिफिट हो। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।